Hello and welcome dear students. So here I have come up with yet another chapter of social science class 10. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, the name of the chapter is International Organization, the United Nations Organization and others. So first of all हम लोग ये जानते हैं कि United Nations Organization है क्या and why it was established. The most important thing is that there were no such organization before 1918. Okay, but when the World War broke out, जब World War 1 हो गया 1914 से लगभग 1918 तक, then the world saw lots of devastation and starving. इसी डिवास्टेशन को रोकने के लिए पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. ठीक है, क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस. ओके, बट दिस लीग ऑफ नेशन ऑल्सो कुड नॉट एबल टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू बी ब्रोक आउट. ठीक है, लीग ऑफ नेशन तो बना था पर लीग ऑफ नेशन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया. That's why Second World War broke out in 1939 and it lasted till 1945. But this world wars actually made the whole world think that if this kind of war goes on, then the world once had to be faced severe devastation. So in order to prevent such devastations, this another organization which became the successor of League of Nations was formed, and such organization was named as United Nations Organization. ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो था लीग ऑफ नेशन, बट लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला. इसीलिए कुछ लाइक माइंडेड नेशंस जो बिल्कुल वार नहीं चाहते थे, शांति कायम करना चाहते थे, वो एक साथ आए और उन्होंने फॉर्म किया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 24 अक्टूबर 1945. पहले 51 मेंबर स्टेट्स वेर देयर टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेम्ड एज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. बाद में या फिर आप प्रेजेंटली बोल सकते हैं, प्रेजेंटली देयर आर 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन न्यूयॉर्क, अमेरिका. क्लियर, समझ में आ गया क्यों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई? ताकि दुनिया में शांति, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी कायम हो. अदरवाइज क्या होगा, जिन जिन देश के पास जितना ज्यादा पावर होगा, वो जिन जिन देश के पास कम पावर है उनको क्या कर लेंगी? हड़प लेंगी, इन्वेड करेंगे. ये इन्वेशन चलता ही रहेगा. पीपल कैन नॉट इवॉल्व इन द पाथ ऑफ सिविलाइजेशन. क्लियर, दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड. सो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के. पहला ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में शांति और सिक्योरिटी कायम हो, यह पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, कुछ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब सारे कंट्री का बराबर का राइट्स हो और सबका सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, मतलब अपने हिसाब से हर कंट्री चल सके, इसके लिए यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश किया गया. दूसरा, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाए तो उसको पीसफुली रिजॉल्व कर सके, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया. और पूरे दुनिया में फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. देखिए, एज व्हेन ह्यूमंस वेर नॉट सिविलाइज्ड, जब इंसान सिविलाइज्ड नहीं थे तब इंटरस्पीशीज कंपटीशन वाज एक्सिस्टेंट, बट व्हेन ह्यूमन बिकम सिविलाइज्ड, इंटरस्पीशीज पूरी तरीके से खत्म हो गया है. पहले तो हम जानवर से भी लड़ते थे ताकि खाना
अभी खाना जब इंसान के पास आ गया, अभी पीस चाहिए, शांति चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। अगर सिक्योरिटी ना हो तो हम में और जानवर में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, इस ये पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स और शांति कायम हो, इसके लिए भी यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है? चौथा, टू परफॉर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एस्टैब्लिश गुड एंड कॉर्डियल रिलेशन अमॉन्ग वेरियस कंट्रीज टू अचीव एफोर्सेड ऑब्जेक्टिव्स। सारे देश के बीच एक कॉर्डियल रिलेशन बन सके। देखिए, नो वन कंट्री इन द वर्ल्ड इज फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट। फॉर वन थिंग एंड फॉर द अदर नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर हम सिर्फ वॉर में जाएंगे तो जैसे दूसरे देश को हानि होगी, उसी तरीके से हमें भी हानि होगी। जैसे इंडिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स इंपोर्ट्स फॉर द एनर्जी, दैट इज क्रूड ऑयल। इंडिया इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट क्रूड ऑयल। तो अभी इंडिया अगर सऊदी अरेबिया या फिर ईरान से दुश्मनी मोल ले ले, तो हमारे इधर पेट्रोल तो है ही नहीं, हमारे इधर जितना क्रूड ऑयल मिलता है उसमें से तो सिर्फ एक असम नहीं चल सकता, पूरे देश कैसे चलेगा? तो नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल्स। सो दुनिया में हर देश के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन हो सके, इसीलिए यूएनओ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। क्लियर है? अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएनओ हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल है? यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सॉवरेंटी ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज। इक्वल सॉवरेंटी मतलब हर मेंबर कंट्री के पास अपना सुप्रीम अथॉरिटी रहेगा। सॉवरेंटी मींस सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी मींस देयर वोंट बी एनी एक्सटर्नल एग्रेशन or external power which can manipulate the internal decision making process of the government। जैसे हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सॉवरेन नेशन, मींस इंडिया अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में खुद अपना डिसीजन ले सकता है। देयर वोंट बी एनी मैनिपुलेशन। क्लियर? उसी तरीके से जितने भी मेंबर स्टेट्स होंगे perform their own duties and responsibilities obeying their rules mentioned in the UN Charter। जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ, एक यूएन चार्टर भी फॉर्म किया गया। ठीक है, जैसे हमारे देश में देश को चलाने के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए है यूएन चार्टर। ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन शैल सेटल द, जितने भी डिस्प्यूट्स होगा पीसफुली सेटल करेंगे without affecting the peace, security and justice. In the interest of maintaining the cordial relations among all the member states, क्या करना होगा वो देख लेते हैं एक बार। ओके, shall refrain from threat use of force against any state। किसी अगेंस्ट, किसी अगर कोई भी अगर एक स्टेट, मेंबर स्टेट दोनों के बीच में झड़प होगी तो एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स एस्टैब्लिश यूज नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, थ्रू पीसफुल मींस उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, द मेंबर स्टेट शैल एक्सटेंड हेल्प एंड सपोर्ट टू द यूएनओ। अगर यूएनओ को कभी भी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मेंबर स्टेट आर रेडी, मस्ट रेडी टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड टू डू सो। क्लियर? अभी यूनाइटेड नेशन में टोटल आपका 193 नेशंस है, मेंबर स्टेट है। हर एक मेंबर स्टेट से कम 5 मेंबर को भेजा जाता है टू रिप्रेजेंट एट द यूएनओ। क्लियर? तो इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, सो इट वोंट बी पॉसिबल टू वर्क एट टुगेदर। दैट्स व्हाई यूएन फंक्शंस थ्रू इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे हमारे देश में फंक्शन करता है गवर्नमेंट थ्रू इट्स 3 ऑर्गन्स, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, इसी तरीके से यूएन भी फंक्शन करता है थ्रू इट्स ऑर्गन्स। ओके, एंड व्हाट आर दीज ऑर्गन्स? जनरल असेंबली, देयर आर 6 ऑर्गन्स, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। क्लियर? अभी एक एक को हम इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। पहला है जनरल असेंबली।
ये सबसे बड़ा ऑर्गन आप मान सकते हैं, जिसमें हर एक मेंबर स्टेट से कम 5 मेंबर आते हैं। वहां पर एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए वोट किया जाता है, एंड हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, मेंबर स्टेट के पास एक वोट होता है, एंड स्टेट मींस मेंबर नेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जब यूएनओ इंसेप्शन हुआ था तो देयर वेर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन एंड 6 टेम्पररी मेंबर्स। ओके, बट इन द ईयर 1963, as per the 23rd article of the UN Charter, it was amended और जो नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या है वो 6 से बढ़कर 10 किया गया है, बट परमानेंट मेंबर्स आर ओनली 5। ये नेम ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनओ अगर याद रखना है, ये वाला आप निमोनिक्स याद कर सकते हैं, WFRC, WFRC, U फॉर यूएसए, अगेन U फॉर यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, F फॉर फ्रांस, ठीक है, R फॉर रशिया, C फॉर चाइना। Do remember, India is not the permanent member of the Security Council of the United Nations. Okay? इसी वजह से क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं यूएनओ के खिलाफ या यूएनओ के अगेंस्ट में अगर कोई मेंबर नेशन बोलना चाहता है तो दिस परमानेंट मेंबर्स यूजेस वीटो। जैसे चाइना, गलवान घाटी आप लोग को मालूम होगा, गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के बीच में झड़प हुआ। चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है। एज फार एज चाइना इंडिया को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। मतलब जैसे श्रीलंका में चाइना ने हम्बनटोटा एक पोर्ट डेवलप किया, म्यांमार में पोर्ट डेवलप कर रहा है, आप बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट डेवलप कर रहा है, उसी तरीके से जैसे ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है, कराची पोर्ट डेवलप कर रहा है आपका किसमें, पाकिस्तान में, इंडिया को घेरने के लिए। और चाइना ये क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अक्साई चीन तो 1962 में ऑलरेडी इंडिया से लेके जा चुका है। इन द ईयर 1962 इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट चाइना एंड आवर टेरिटोरी अक्साई चीन इज नाउ बिकेम द पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटोरी। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करता है चाइना कि अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटोरी। बट नाउअडेज चाइना को जो अगेंस्ट में इंडिया अगर अपना स्टैंड लेना चाहता है, एंड इंडिया इफ इंडिया कंप्लेन्स टू यूएनओ, हियर ऑल्सो इन यूएनओ नथिंग कैन बी डन अगेंस्ट चाइना बिकॉज चाइना इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और चाइना वीटो पास कर लेता है, वीटो यूज कर लेता है, इसकी वजह से नहीं होता। यूएसए एंड फ्रांस एंड रशिया ऑल आर रेडी टू एक्सटेंड द permanent membership of the Security Council. Still China uses veto and restricts the entry of India to the permanent member of the Security Council. ठीक है, बात समझ में आ गया। Security Council, then we have Economic and Social Council. जब United Nation establish हुआ तब Economic and Social Council के मेंबर थे 18, total 18 states were there. But in 1965 it increased to 27 and finally 1973 में 54 हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 54। ओके, ना इसका काम क्या है? 5 साल के लिए जनरल असेंबली इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर को इलेक्ट करते हैं। द काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 55 ऑफ द यूएन चार्टर। उसका मेन काम क्या है? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी मेंबर स्टेट है सबको काउंसलिंग करना, सबको ऑब्जर्व करना और इमीडिएट स्टेप लेना ताकि कोई भी इंसान या कोई भी नेशन सफर ना करे, दोज हु आर members of the United Nations. Clear? Next we have Trusteeship Council. The Trusteeship Council was formed to make the people
ऑफ द कंट्रीज अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, मतलब यूनाइटेड नेशन के जुरिस्डिक्शन में जो भी है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम बाय मेकिंग प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एंड एजुकेशनल फील्ड में प्रोग्रेस करके, ताकि कोई भी मेंबर जो स्टेट है वो गरीब ना हो, डेवलपिंग नेशन बन सके, बाद में जाकर डेवलप नेशन बन सके। ठीक है। नाउ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, कोई भी मेंबर स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट एराइज होता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक कोर्ट ऑफ लॉ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ बोल सकते हैं, या इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें 15 जजेस होते हैं। ठीक है। और ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ द यूएनओ इसका मेंबर्स है। द मेन फंक्शन ऑफ द आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर स्टेट इफ द केसेस आर फाइल्ड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर। हमारे देश के भी एक जज है जिनका नाम है दलवीर भंडारी, वो इसके क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक जज है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव सेक्रेटारिएट। सेक्रेटारिएट इज द हार्ट ऑफ यूएनओ। अभी एक यूएनओ को फंक्शन करने के लिए ऑफिस तो चाहिए होगा, ऑफिस में क्या होगा, सेक्रेटारिएट होगा, तो ये हार्ट बोल सकते हैं हम लोग। हार्ट ऑफ यूएनओ इज सेक्रेटारिएट। दिस इज फॉर्म्ड बाय इट्स सेक्रेटरी जनरल एंड अदर स्टाफ। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। याद रखना, एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के लोग हैं। ठीक है। अच्छा, उनका द रोल ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज वेरी सिग्निफिकेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। इनका 5 साल का टेन्योर होता है, बट ही और शी मे बी रीइलेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के सिटीजन है। क्लियर। पहले फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, ट्रिवेल्डन ली। पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्रिवेल्डन ली, और अभी है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के सिटीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, इट ऑल्सो फंक्शंस थ्रू डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द यूएनओ। अलग अलग एजेंसी के साथ ही काम करता है। जैसे एक है इंटरनेशनल में कोई भी लेबर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आपका है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू, इसके अगेंस्ट में अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उसका अगर देखना है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था तो डब्ल्यूएचओ का रोल बहुत सिग्निफिकेंट था, बट इट कुड नॉट टेक अप एनी सिग्निफिकेंट स्टेप or important steps against China, though each and every member state knew that COVID-19 broke out from the Wuhan province of China. Still they cannot take any aggressive step against China because China is a permanent member of the Security Council of the UN. Okay. Sometimes it is also said that United Nation is a tiger. United Nation क्या है, UNO is a tiger, एक टाइगर है which can not bite, जो बाइट नहीं कर सकता। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो दैट यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि डिस्प्यूट ना हो सके, बट 1 साल से ऊपर हो गया है, यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, बट यूनाइटेड नेशन कुड नॉट एबल टू प्रिवेंट दिस वार। व्हाई? United Nations cannot able to take serious step which would be mandatory against Russia, as Russia is a permanent member of the Security Council. जब भी यूएनओ रशिया के अगेंस्ट स्टेप लेने की कोशिश करेगा, रशिया वीटो यूज कर लेगा। ठीक है। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड नेशन इज सक्सेसफुल, स्टिल समहाउ इट इज सक्सेसफुल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सम वॉर्स एज वेल एज स्टारवेशन। बहुत हद तक सक्सेसफुल है, पर पूरा सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। उसके बाद डेवलपमेंट प्लानिंग एजेंसी ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन इज देयर, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। आई मस्ट से यू मस्ट लर्न दिस फुल फॉर्म्स, एब्रिविएशन आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे। ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली, जैसे कि रिसेंटली विश्व भारती शांति निकेतन में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाया था,
उसको यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। किसी भी जगह को अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया जाता है, अंडर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, तब उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। उसके बाद है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फॉर फंडिंग द मेंबर स्टेट विच आर इन डेट क्राइसिस, विच आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस। इसको डेट एक्सटेंड करने के लिए IMF है। देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन दो विच इज वर्ल्ड बैंक। देन वी हैव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज FAO। क्लियर। आप लोगों को एक काम करना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहां पर पढ़ा है सबका एस्टैब्लिशमेंट डेट, एस्टैब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में लिखना है। हेडक्वार्टर एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है। ओके। नाउ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड पीस, हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यूनाइटेड नेशन हैड नॉट डन एनीथिंग। यूनाइटेड नेशन डिड मैनी थिंग्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस। हियर वी विल से सम एग्जांपल्स। द बोल्ड स्टेप्स टेकन बाय यूएनओ टू रिमूव द वर्ल्ड राइट सिचुएशन। कैसे? सर्टेनली हम बोल सकते सिग्निफिकेंट एंड प्रेज़वर्दी स्टेप्स टेकन। 1952 में यूएनओ ने एस्टैब्लिश किया डिसआर्मामेंट कमीशन। United Nations has accorded many treaties to bring about peace in the world. Among this आप बोल सकते हैं partial nuclear test ban treaty। देखिए इधर में भी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये पार्शियल क्यों कहा जा रहा है? जैसे 5 परमानेंट मेंबर नेशन थे, जब उन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तब उन्होंने बोला कि अभी न्यूक्लियर टेस्ट बैन हो जाएगा। ठीक है। But this nuclear test ban treaty was not signed by India. That's why now we are a nuclear powered nation. APJ Abdul Kalam once said that though people have created nuclear for the destruction, but it is also a symbol of peace. How? As India is a nuclear powered nation, now any such nation who is also a nuclear powered nation would not directly indulge in confrontation with India due to this nuclear, because they are also having the fear. 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने, बिल क्लिंटन थे, तब एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके कहा कि पाकिस्तान, बाय देन पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम ए न्यूक्लियर पावर्ड नेशन। तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने फोन करके कहा था कि हम लोगों ने जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब रखा है इनको दिवाली में सजाने के लिए नहीं, इनको ऐसे सजाने के लिए नहीं रखा। तब जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने वाजपेयी जी को फोन किया और कहा कि पाकिस्तान धमकी दे रहा है, कभी भी वो लोग न्यूक्लियर छोड़ देगा आपके ऊपर। तब हमारे वाजपेयी जी थे तो बुजुर्ग, पर उनका जो जज्बा था वो 20 साल के लड़के से कम नहीं था। तब उन्होंने कहा कि हो सकता है अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब चला दे तो भारत अपनी 25% जगह खो दे, पर बाय द नेक्स्ट डे दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान आपको नहीं मिलेगा। उस आदमी की जज्बा देखी, और तभी से जो यूएसए है उसको भी लग गया कि नाउ इंडिया इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल नेशन। फर्स्ट जब 1974 में पहली बार इंडिया ने आपका न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका वॉज फुल्ली अगेंस्ट इंडिया because America did not want any other nation to become a nuclear powered nation, because America believed in
expansionism, believed in expansionism, expand करना चाहता है, यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है ताकि हर कोई अमेरिका का हेजिमोनी स्वीकार कर ले. But when some other countries like Pakistan, then we have India, North Korea also, after this Persian nuclear test ban treaty became nuclear powered nation. Then we have outer space treaty, nuclear non-proliferation treaty, then seabed control treaty, SALT 1, SALT 2, nuclear arms control treaty, START 1. These are the some of the strategic treaties were signed and put forwarded by United Nations. We must accept these treaties were praiseworthy. जैसे इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें इंडिया ने कहा है कि देयर इज नो फर्स्ट यूज. हम कभी भी किसी भी अगेंस्ट में, किसी के भी अगेंस्ट में पहले न्यूक्लियर की यूज नहीं करेंगे. बट अगर किसी ने कर लिया तब मैसिव रिटालिएशन करेंगे. और अगर कोई नॉन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है तो उसके अगेंस्ट में अगर वॉर भी हो गया देन ऑल्सो वी वोंट यूज न्यूक्लियर, बिकॉज न्यूक्लियर का जो डिस्ट्रक्शन है द वर्ल्ड हैड सीन इन 1945 व्हेन अमेरिका attacked nuclear bomb or the atom bomb on Japan in Hiroshima and Nagasaki. Okay, अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन. सो यूनाइटेड नेशन हमें पता है सेटअप 16 फरवरी. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द यूएनओ सेटअप किया गया 16 फरवरी 1946 को. It's just a permanent organization came into being in order to secure the rights of the people. What are human rights? Right to live with dignity, right to food, right to shelter. These are human rights. We Indians do not require to read human rights separately because we are having fundamental rights which are granted by the constitution itself. Part 3 of the constitution, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक enshrined in our constitution. ठीक है. So in the year 1962 the number of members of human rights commission 21 हो गया, पहले 16 था. 1993 में फिर से बढ़ाया गया, अभी कितना है 53. Human Rights Commission seeks reports on the violation of human rights from the member states and it takes up such cases for hearing and resolves the disputes if any arises accordingly. Okay. Now, Human Rights Declaration of the UNO. क्यों human rights? Because जैसे हमने म्यांमार में देखा, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ, then lots of people have lost their places because बहुत सारे हिंदूस माइग्रेट किए पाकिस्तान से इंडिया में, बहुत सारे मुस्लिम माइग्रेशन भी हुआ. कहां से? आपका इंडिया से पाकिस्तान में. इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हमने देखा कि बहुत सारे शरणार्थी रेफ्यूजीज केम टू इंडिया. स्टिल द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड. ओके, बट जैसे ही बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल राइट्स. जीने का अधिकार तो होना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट एनिमल्स. तो अगर कोई इंसान है, उसने इंसान के रूप में जन्म लिया है, जैसे जन्म लेने के बाद भी अगर वो इंडिया का ना हो, किसी भी कंट्री का ना हो, कहीं पर भी जन्म हो, बाय बीइंग वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन उसके कुछ राइट्स बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ह्यूमन राइट्स. और उसी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन लिया है. ठीक है, बात समझ में आया? इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है. ठीक है. ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ क्या है? प्रियम्बल एंड 30 आर्टिकल्स हैज मेनली सर्व टू ऑब्जेक्टिव्स.
Firstly, the rights of the people of the world have been incorporated in this declaration. Secondly, the member states have given recognition to these rights which have been mentioned in the declaration. जैसे right to live with dignity, right to life, isn't it? जैसे आप पैदल चल रहे हो रास्ते में कोई आके मार दे, it is not the nature of being human. खाने का अधिकार, right to food, right to shelter, right to wear clothes. We cannot be naked because we are civilized. In India, all the human rights are already included in the fundamental rights which are guaranteed in the constitution itself. Okay, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। 1966 में UNO adopted a resolution and it sought suggestion from all its member states regarding the formation of human rights commission in the respective state. In 1970, Human Rights Commission of the United Nations pursued of the issue of forming Human Rights Commission in all the member states seriously, and accordingly United Nations proposal in this regard was put forward to all the member states. Again in June 1993, Human Rights Commission conference वेना में किया गया ताकि हर एक देश में क्या हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन होनी चाहिए, और जहां पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, सच कमीशन वुड कम फॉरवर्ड टू टेक द स्टेप्स अगेंस्ट सच वायलेशन। जैसे अगर कोई कैदी है, कोई प्रिजनर है, वो प्रिजन में है, सजा काट रहा है, स्टिल बाय बीइंग ह्यूमन ही इज हैविंग सम ह्यूमन राइट्स। उसको सोने का अधिकार है, उसको खाने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है, अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर दिखाने का अधिकार है, मेडिसिन लेने का अधिकार है। These are some human rights cannot be violated. Clear? उसने क्राइम कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि उसका ह्यूमन राइट्स सीज हो जाएगा। वो इंसान है, क्राइम किया है, सजा मिलेगी, बट ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड। क्लियर? On 28 September 1993, the President of India through an ordinance formed National Human Rights Commission. डेट याद रखना है आप लोगों को। Of India on December 18 same year, December 18 same year, a bill was passed in the parliament of these ordinances, and on 8th January 1994 president gave his consent to the bill, और इसी ईयर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 लाया गया। ठीक है, हाउ डज बिल बिकम्स एन एक्ट? कैसे एक बिल एक्ट हो जाता है? पहले उस बिल को, अगर वो मनी बिल है तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अगर वो मनी बिल नहीं है तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उस हाउस से पास होने के बाद वो सेकंड हाउस में जाता है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। देन इट आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ द हाउसेस इट इज मूव्ड टू द president for his assent, and when the president asserts his assent the bill becomes an act, तब वो कानून बन जाता है। इसी तरीके से 1993 ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। एक्ट जब भी होगा तब वो कानून बन चुका है। इस एक्ट के तहत जो चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या मेंबर्स क्या क्या होंगे, कौन कौन होंगे, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहले तो चेयरमैन, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। कौन से जज? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, और एक मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक मेंबर होंगे आइदर ए सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, या फिर और एक मेंबर कौन होंगे? आइदर ए सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। सर्विंग भी हो सकते हैं या रिटायर्ड भी हो सकते हैं। 2 members are from those having knowledge and experience in human rights activist or activities as activist। ठीक है, in addition the chairman of the National Minority Commission, National Chairman for Scheduled Caste and Scheduled Tribe, National Commission for and Chairman of the National Commission for Women, और अभी और एक है National Commission for Other Backward Classes। ठीक है, ये सब जो चेयरमैन है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द कमीशन फॉर 5 years, 5 साल।
ठीक है। द कमीशन शैल टेक अप ऑल द ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस, खुद लेगा in India, and after proper scrutiny and review it shall submit its report to the government for necessary action. On the whole, National Human Rights Commission must play the role for a sentinel so far the human rights are concerned. So in order to protect the human rights, National Human Rights Commission of India has been established. जैसे म्यांमार से जितने भी रेफ्यूजीज, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, भारत में आए हैं, स्टिल दे आर लिविंग, दे आर नॉट गिवन द सिटीजनशिप राइट, स्टिल दे आर लिविंग. वी जस्ट कैन नॉट beat them or we just cannot murder them. They are human, they are also having the right to live. Okay, because UN Charter में refugees के लिए क्या करना है, सारे रूल्स है. Okay, okay. So here are some of the international organization, उनके हेडक्वार्टर्स है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए. जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन में हेडक्वार्टर है. आप लोगों को याद यहां से और एक होमवर्क में दे रहा हूं, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप लोग कमेंट में करेंगे, कमेंट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ईयर. ठीक है. नाउ एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स में है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी यूएई में है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सिंगापुर, देन वी हैव आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जकार्ता इंडोनेशिया में है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई यूएई में है, देन वी हैव इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन ज्यूरिख में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, देन वी हैव इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सर्क काठमांडू नेपाल में है. सो दैट्स इट, we have come to the end of this chapter. अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आता है, काइंडली लाइक दिस वीडियो. और एक मैं बता रहा हूं कि इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा. ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए. दैट्स इट, गुड बाय.